एवरीवन, दिस इज़ मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम फिजिक्स। देखो, आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इसमें अपने क्या डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे वो यहाँ पे देखेंगे। और अभी तक हमने सॉलिड स्टेट फिजिक्स के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। जो लास्ट लेक्चर था सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेक्चर नंबर 2, ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया था मिलर इंडिसेस के बारे में। ठीक है, और अलग अलग टाइप के प्लेन के लिए मिलर इंडिसेस क्या हो सकती है उसके बारे में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। इस लेक्चर में देखो हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे टॉपिक होंगे इस लेक्चर के वो ये है। सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक सेकेंड। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास में, वो है डायरेक्शन इंडिसेस के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपने डिस्कस करेंगे इंटरप्लेनर स्पेसिंग। दो प्लेन हमें गिवन है, उन दोनों प्लेन के बीच की स्पेसिंग क्या है। दो पैरेलल प्लेन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। रिलेशन बिटवीन मास पैरामीटर एंड मास डेंसिटी, ठीक है, इसके बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, प्रॉब्लम की एक वीडियो अलग होगी जिसमें अभी तक हमने जो पढ़ा है, जो भी जैसे ही क्रिस्टल का थोड़ा बहुत अपने कवर कर लेंगे, जैसे अलग अलग टाइप के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उनको भी स्टडी करेंगे, सिंपल क्यूबिक, बॉडी क्यूबिक। फिर उसके बाद में अपने प्रॉब्लम की एक दो अलग वीडियो और करेंगे। यहाँ पे भी कुछ मैं प्रॉब्लम की, यहाँ पे भी कुछ अपने इस वीडियो में भी कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, डायरेक्शन इंडिसेस। डायरेक्शन इंडिसेस के बारे में अपने यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो, डायरेक्शन इंडिसेस क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया था मिलर इंडिसेस, उसी टाइप से हमारे पास में डायरेक्शन इंडिसेस होगा। मिलर इंडिसेस हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? मिलर इंडिसेस रिप्रेजेंट करता है किसी प्लेन की ओरिएंटेशन को। कोई हमें गिवन प्लेन है, मान लो ये हमारे पास में क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, हमारे पास में एक टाइप की ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें कोई भी प्लेन हमने कंसिडर कर लिया, मान लो ये प्लेन कंसिडर कर लिया। ठीक है, इस प्लेन की ओरिएंटेशन को अपने एच के एल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको एक ब्रैकेट में करते हैं, और कोई यहाँ पे हम कॉमा नहीं लगाते। इसे अपने कहते हैं मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस क्या रिप्रेजेंट करता है? प्लेन की ओरिएंटेशन को। इसके पैरेलल जितने भी प्लेन होंगे उन सभी की सेम मिलर इंडिसेस होगी। मान लो ये प्लेन है हमारे पास में जो इसके पैरेलल है, ये प्लेन है हमारे पास में जो पैरेलल है, ये वाला जो प्लेन है ये भी इसके पैरेलल है। तो जो सभी पैरेलल प्लेन होंगे उनकी मिलर इंडिसेस सेम होगी। हम कह सकते हैं जो मिलर इंडिसेस है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? सेट ऑफ प्लेन्स, सेट ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरीके से हमारे पास में डायरेक्शन इंडिसेस, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर, यदि हम बात करें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को वो इंडिसिस करेगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की क्या ओरिएंटेशन है उसको रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक, यही केस लेते हैं हम, कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर लेते हैं हम। मान लो ये हमारे पास में क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और हमारे पास में एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है इस टाइप से। ये एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है इस टाइप से, और डायरेक्शन इंडिसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, काफ़ी यूज़फुल है। जब अपने तीनों टाइप के सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी ये सब पढ़ेंगे वहाँ पे इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा, तो इस वजह से इसको समझना ज़रूरी है। एक्स वाई जेड ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है। डायरेक्शन इंडिसेस मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास में ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसकी क्या इंडिसेस है, इसकी क्या ओरिएंटेशन है। ठीक है, इसको अपने लिख सकते हैं 1 0 0 से। ठीक है, एक्स एक्सिस पे जो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1 है, वाई और जेड एक्सिस पे कट नहीं कर रही, तो 1 0 0, और इसको इस ब्रैकेट में अपने लिखते हैं डायरेक्शन। यदि हम बात करें इस पॉइंट की, इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट के लिए जो डायरेक्शन इंडिसेस होगी, सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगी हमारे पास में, एक सेकेंड अलग पेन से ड्रॉ करता हूँ तो मैं समझ में आएगा। मान लो ये हमारे पास में डिस्टेंस है, ये वाले डिस्टेंस सेंटर पॉइंट से, ओ पॉइंट से, तो इसकी जो डायरेक्शन इंडिसेस होगी, इस पॉइंट की पर्टिकुलर पॉइंट की जो डायरेक्शन इंडिसेस होगी वो क्या होगी हमारे पास में? 1 1 0। जेड एक्सिस पे कट नहीं करेगा, एक्स और वाई प्लेन में ये लाइन है हमारे पास में, तो लाइन की ओरिएंटेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। हम कह सकते हैं जो डायरेक्शन इंडिसेस है वो क्या है? लाइन की जो ओरिएंटेशन है, लाइन ओरिएंटेशन को वो रिप्रेजेंट। अब इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ होगा लाइन डेंसिटी, जब अपने कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे इसका यूज़ होगा। ठीक है, जब अपने सिंपल क्यूबिक पढ़ लेंगे, बीसीसी पढ़ लेंगे, एफसीसी पढ़ लेंगे, उसके बाद में अपने कैलकुलेट करेंगे प्लेनर डेंसिटी, लाइन डेंसिटी, इनके बारे में अपने जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे अपने देखेंगे कि डायरेक्शन इंडिसेस का कैसे हम यूज़ करते हैं।
ठीक है, और इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं डायरेक्शन, और डायरेक्शन इंडिसेस को कैपिटल इस ब्रैकेट में अपने लिखते हैं और मिलर इंडिसेस को स्मॉल ब्रैकेट में अपने लिखते हैं, दोनों में कोई कॉमा नहीं होता। ठीक है, यदि हम बात करें इस पॉइंट की, और ये हमारे पास में एक लाइन है इस टाइप से, तो इसके लिए जो डायरेक्शन इंडिसेस होगी हमारे पास में वो क्या होगी, इसके लिए जो डायरेक्शन इंडिसेस होगी वो होगी 101। इसके लिए जो डायरेक्शन इंडिसेस होगी वो होगी 001, जेड एक्सिस पे है ये। ठीक है, ये वाली जो लाइन है हमारे पास में इसकी डायरेक्शन इंडिसेस, और इस पॉइंट की हम बात करें तो ये डायगोनल होगा, बॉडी डायगोनल, इसकी जो डायरेक्शन इंडिसेस होगी हमारे पास में 111। इसी टाइप से यहाँ एक लाइन यदि ड्रॉ करें, इसकी जो डायरेक्शन इंडिसेस होगी वो होगी 011। तो ये हमारे पास में पॉसिबल डायरेक्शन इंडिसेस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यदि हमारे पास में हम बात करें जो जो हमारी मिलर इंडिसेस है वो ग्रुप ऑफ प्लेन को, सेट ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। तो यदि हम बात करें फैमिली ऑफ प्लेन की, तो फैमिली ऑफ प्लेन की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो हमारे पास में होगा इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली ऑफ प्लेन को। ये जो है, ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ प्लेन को। एच के एल क्या रिप्रेजेंट करता है, एच के एल रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ पैरेलल प्लेन। एच के एल रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ पैरेलल प्लेन, और हमारे पास में बहुत सारे प्लेन हैं लेकिन सभी पैरेलल नहीं है, और एक फैमिली ऑफ प्लेन है हमारे पास में। ठीक है, सभी पैरेलल नहीं है, अलग अलग टाइप के प्लेन है हमारे पास में। लेट्स से हमारे पास में ये क्यूब है, हमारे पास में इस टाइप के मान लो बहुत सारे प्लेन हैं। ये हमारे पास में क्यूब, एक प्लेन ये है हमारे पास में। ठीक है, एक प्लेन ऊपर वाला है हमारे पास में, ये पैरेलल नहीं है, एक प्लेन फ्रंट वाला है हमारे पास में। तो तीन टाइप के हमारे पास में प्लेन, टोटल तो 6 है लेकिन एग्जैक्टली 3 टाइप के हैं, क्योंकि दो प्लेन आपस में पैरेलल है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास में जो सेट ऑफ प्लेन होंगे वो होगा 100 होगा, एक 010 होगा, एक 001 होगा। इन सभी का जो सेट होगा उसको अपने इस ब्रैकेट से लिख सकते हैं, इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं 100। सेट ऑफ प्लेन को ये रिप्रेजेंट करता है। 100 का यहाँ पे मतलब है इसमें तीनों आ जाएंगे हमारे पास में, 100 भी आ जाएगा, 010 भी आ जाएगा, 001 भी आ जाएगा। इसे अपने कहेंगे फैमिली ऑफ प्लेन। बात समझ में आई? ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस तुम्हें मिलर इंडिसेस याद रखना है। मिलर इंडिसेस क्या है हमारे पास में, एच के एल, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ प्लेन को। ऐसे ही सिमिलरली हमारे पास में फैमिली ऑफ डायरेक्शन इंडिसेस होगा, फैमिली ऑफ डायरेक्शन इंडिसेस। कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है इनका, पर तुम्हें पता होना चाहिए। फैमिली ऑफ डायरेक्शन इंडिसेस को अपने रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप के ब्रैकेट से, 100। ये मान लो हमारे पास में फैमिली ऑफ डायरेक्शन इंडिसेस है, तो इसमें हर टाइप की डायरेक्शन आ जाएगी हमारे पास में। 100 भी आ जाएगी इसमें, 010 भी आ जाएगी इसमें, 001 भी आ जाएगी इसमें, और इवन नेगेटिव वाले भी आ जाएंगे। 1 बार 00 भी आ जाएगा, 01 बार 0 भी आ जाएगा, 001 बार भी आ जाएगा। यहाँ पे भी जो प्लेन्स होंगे वो नेगेटिव वाले भी हमारे पास में आ जाएंगे, 1 बार 00, 01 बार 0, 001 बार। ये सभी इसमें प्लेन कंसीडर होंगे। ये सभी पैरेलल प्लेन नहीं है, फैमिली ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट। ठीक है, तो ये जो सिंबल है, इस टाइप का जो ब्रैकेट है हमारे पास में, ये फैमिली ऑफ डायरेक्शन इंडिसेस को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो इस टाइप का ब्रैकेट है हमारे पास में, ये फैमिली ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मेन जो इंपॉर्टेंस है वो यही है। डायरेक्शन इंडिसेस को कैसे लिखते हैं, मिलर इंडिसेस को कैसे लिखते हैं। डायरेक्शन इंडिसेस क्या रिप्रेजेंट करता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। मिलर इंडिसेस क्या रिप्रेजेंट करता है, पर्टिकुलर प्लेन की ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, या हम कह सकते हैं सेट ऑफ प्लेन को वो रिप्रेजेंट करता है। और डायरेक्शन इंडिसेस सेट ऑफ पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। इसके पैरेलल हम और लाइन ड्रॉ कर दें, मान लो ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, इन सभी लाइन के लिए जो डायरेक्शन इंडिसेस होगी वो हमारे पास में 101 होगी। ठीक है, ये हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी इस टाइप से, ये हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। तो सेट ऑफ पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन इंडिसेस। यहाँ पे लिख देता हूँ सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, इसको ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो अपने डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में वो है इंटरप्लेनर स्पेसिंग। इंटरप्लेनर स्पेसिंग, दो प्लेन हमें गिवन है, उनके बीच की स्पेसिंग क्या होगी, डी क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है वहाँ से। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, इंटरप्लेनर स्पेसिंग भी कह देते हैं अपने। तो अब अपने डिस्कस करते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बारे में। ठीक है,
इंटरप्लेनर स्पेसिंग। देखो इंटरप्लेनर स्पेसिंग का मतलब नाम से ही जैसे क्लियर है, दो पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, दो पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस है ये, जिसे अपने कहेंगे इंटरप्लेनर डिस्टेंस। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ मिलर इंडिसेस। इसको अपने डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ मिलर इंडिसेस और लैटिस पैरामीटर ए बी सी। इसकी टर्म्स में हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन हमें पता है, ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन से ही हमें आइडिया लगेगा। तो ये हमारे पास में एक एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है इस टाइप से, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो एक प्लेन है हमारे पास में, लेस से हमारे पास में ये एक प्लेन है, इस टाइप का एक प्लेन है हमारे पास में, ये एक प्लेन है हमारे पास में। ठीक है, इसके पैरेलल मान लो एक और प्लेन है, ये वाला, ये जो प्लेन है वो इसके पैरेलल प्लेन है, इस टाइप से हम बना सकते हैं। ये दो पैरेलल प्लेन आपस में, इन दोनों की मिलर इंडिसेस सेम होगी, अलग अलग नहीं होगी मिलर इंडिसेस। ठीक है, इसको अलग से दिखाना चाहे तो ऐसे दिखा सकते हैं। मान लो ये फर्स्ट प्लेन है हमारे पास में, और ये जो ऊपर वाला है ये हमारे पास में सेकंड प्लेन है, इस टाइप का ये वाला प्लेन, ये सेकंड प्लेन है हमारे पास में, ऊपर वाला प्लेन। ये दोनों आपस में पैरेलल प्लेन है। ऐसे हम बहुत सारे प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही हम एक प्लेन ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं जो ओरिजिन से पास होता हो, ओरिजिन को कंटेन करता हो। ठीक है, ऐसे हम बहुत सारे प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। एक प्लेन हम ओरिजिन के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, मान लो एक प्लेन है हमारे पास में ये, जो हमने ओरिजिन के ऊपर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, पीछे ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है हमारे पास में। ठीक है, एक प्लेन हमने ड्रॉ कर दिया जो ओरिजिन को कंटेन करता है, ओरिजिन से पास हो रहा है, इस टाइप से। इस टाइप से मैं बना सकता हूँ इस प्लेन को, इस टाइप से, जो ओरिजिन को कंटेन करता है। ओरिजिन जो हमारा पॉइंट है, ओरिजिन वो इस प्लेन के अंदर आ रहा है। वो प्लेन भी क्या होगा, इन सभी प्लेन के, जो हमने ये दोनों प्लेन ड्रॉ किए हैं, इनके पैरेलल होगा। अब क्या होगा, हम बात करें यदि दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस, तो हमने एक प्लेन ये ड्रॉ किया जो ओरिजिन को कंटेन नहीं करता है, जो ओरिजिन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। ठीक है, इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट हमने P कंसीडर कर लिया। ये जो पॉइंट P होगा और ओरिजिन होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी OP, वो हमारे पास में इंटरप्लेनर डिस्टेंस होगी। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ओरिजिन से इस प्लेन के ऊपर। ये जो प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर ओरिजिन से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। जो ओपी डिस्टेंस होगी यहाँ पे, ये जो ओपी डिस्टेंस है, ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस होगी। बात समझ में आई? ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस होगी हमारे पास में, क्योंकि एक प्लेन ओरिजिन से पास कर रहा है, उसको बनाने की तो हमें जरूरत नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली पास करेगा वहां से एक प्लेन। तो ओरिजिन पॉइंट से कोई एक प्लेन के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर पॉइंट P ले लिया, ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, पॉइंट P ले लिया हमने, तो ये जो OP डिस्टेंस होगी, इसे अपने कहेंगे इंटरप्लेनर डिस्टेंस। आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा, मैंने 3-4 बार बता दिया ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस होगी। बस ये OP की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी। ठीक है, तो OP की वैल्यू यहाँ पे अपने फाइंड करते हैं। देखो सेम दोबारा मैं बना देता हूँ। तो देखो इंटरप्लेनर डिस्टेंस अपने कैसे फाइंड करेंगे, मान लो ये हमारे पास में वही, इसको दोबारा मैं बना देता हूँ क्लियर पिक्चर। अब अपने कैलकुलेट करते हैं। एक ही प्लेन मैं बनाऊंगा, एक प्लेन हमने वो समझने के लिए दो प्लेन बनाए थे। अब एक ही प्लेन बनाऊंगा। एक प्लेन ऐसे समझ लेना, ओरिजिन से पास कर रहा है, जो ओरिजिन को कंटेन कर रहा है। ये हमारे पास में एक प्लेन है, इसके पैरेलल एक प्लेन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है और ओरिजिन को कंटेन कर रहा है। ये कोई पॉइंट P है हमारे पास में, जो O से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया है इस प्लेन के ऊपर। ये जो डिस्टेंस होगी, ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी हमारे पास में। अब देखो जो OP है वो हमें फाइंड करना है, वो D है। अब OP का अलग अलग, ये मान लो x एक्सिस है, y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। इस डिस्टेंस को मान लेते हैं ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। और OA क्या होगा, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, जो ये प्लेन बना रहा है। x एक्सिस पे क्या इंटरसेप्ट बना रहा है, वाई एक्सिस पे क्या इंटरसेप्ट बना रहा है। इंटरसेप्ट हमें पता है क्या है, OA OB एंड OC, इनमें एक रिलेशन हमें पता है मिलर इंडिसेस से, A/H, B/K, C/L, ये हमें पता है इंटरसेप्ट का फॉर्मूला। या HKL की वैल्यू हमें पता है A/OA, B/OB, ABC क्या है यहाँ पे, ABC यहाँ पे हमारे पास में लैटिस पैरामीटर। बात समझ में आई?
तो यहाँ पे क्या करना है हमें, देखो अब क्या होगा, जो ओपी है हमारे पास में, ये जो डिस्टेंस है ओपी, इसका एक प्रोजेक्शन यहाँ से मान लो अल्फा एंगल एक्स एक्सिस से ये अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से ये बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस से ये गामा एंगल बना रहा है। तो इस ओपी का अलग अलग एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा, एक्स एक्सिस पे भी इसका एक प्रोजेक्शन होगा, वाई एक्सिस पे भी इसका एक प्रोजेक्शन होगा, और इवन जेड एक्सिस पे भी इसका प्रोजेक्शन होगा ओपी का, क्योंकि ओपी 3 डायमेंशन में है। ठीक है, बात समझ में आई। तो ओपी को अपने क्या लिख सकते हैं, ओपी या इसको डी भी कह सकते हैं, डी को अपने क्या लिख सकते हैं, इसका प्रोजेक्शन क्या है यहाँ पे, क्या इसको ये लिख सकते हैं अपने, यदि हम एंगल यूज करें, कोस अल्फा एंगल यूज करें, क्योंकि अल्फा बन रहा है एक्स एक्सिस से एंगल, तो अब क्या इसको ये लिख सकते हैं, ए बाई एच कोस अल्फा। ए बाई एच क्या, इंटरसेप्ट, ए बाई एच क्या है हमारे पास में, इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट इंटू कोस अल्फा, तो ये हमारे पास में डी होगा। और डी को हम यदि ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बाई के कोस बीटा, यदि हम वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन की बात करें, और डी को हम ये भी लिख सकते हैं, सी बाय एल कोस गामा, अल्फा बीटा गामा की टर्म में हमने ये लिख दिया। अब हमें पता है जो अल्फा बीटा गामा है वो डायरेक्शन कोसाइन है, अल्फा बीटा गामा या कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, हमारे पास में ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। और हमें एक फॉर्मूला पता है, मैथमेटिकल एक फॉर्मूला हमें पता है डायरेक्शन कोसाइन का, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होगा। ये हमें एक फॉर्मूला इन जनरल पता है। तो यहाँ से कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। कोस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, डी एच अपॉन ए, तो डी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, डी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ से डी क्या आ जाएगा हमारे पास में, डी आ जाएगा रूट एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास में इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी, दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ मिलर इंडिसेस एंड लैटिस पैरामीटर। ठीक है, तो कोई भी दो प्लेन ले लो, ठीक है, उन दो प्लेन, कोई भी मान लो हमें कोई क्यूबिक स्ट्रक्चर दिया है, कोई क्यूबिक क्रिस्टल दिया है जिसका लैटिस पैरामीटर हमें गिवन है, और उस पर्टिकुलर प्लेन की हमें मिलर इंडिसेस गिवन है। ठीक है, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी, हम उसके पैरेलल प्लेन की जो डिस्टेंस होगी वो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। दो दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, जिसे अपने कहेंगे इंटरप्लेनर डिस्टेंस। बात समझ में आई। तो ये हमारे पास में इंटरप्लेनर डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा। इंटरप्लेनर डिस्टेंस, अब इसको देखो अपने क्या लिख सकते हैं, इस चीज को अपने ये भी लिख सकते हैं, मान लो ये जो हमारा ओपी वेक्टर है, ओपी जो डिस्टेंस है इसका जो यूनिट वेक्टर है वो एन कैप है, और जो एन कैप है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इसको अपने ये भी लिख सकते हैं, डी को अपने ये लिख सकते हैं, ए बाय एच डॉट एन कैप, ये भी अपने लिख सकते हैं, डी वेक्टर लिख लो इसको, या ओपी वेक्टर लिख लो, ओपी वेक्टर लिख लो या डी वेक्टर लिख लो, तो अपने ए बाय एच डॉट एन कैप भी लिख सकते हैं, या इसको अपने ये भी लिख सकते हैं। देखो ये क्यों लिखा, क्योंकि जब ए डॉट बी क्या होता है हमारे पास में, ए डॉट बी क्या होता है हमारे पास में, ए डॉट बी होता है मोड ए मोड बी कोस थीटा, उन दोनों के बीच में क्या एंगल है। तो हमारे जब इसको ओपन करेंगे अपने, जब इसका मोड लेंगे, ए डॉट बी है तो ए बाय एच का मोड, एन कैप का मोड, एन कैप यूनिट वेक्टर है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, अल्फा का, तो कोस अल्फा, तो ये वही आ जाएगा ए बाय एच कोस अल्फा, मैग्नीट्यूड की यदि बात करें। तो इसको अपने डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ए बाय एच डॉट एन कैप, इसको डी को ये भी लिख सकते हैं, बी बाय के डॉट एन कैप, या हम डी को ये भी लिख सकते हैं, सी बाय एल डॉट एन कैप। ठीक है, इस टाइप से भी अपने इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन कैप की डायरेक्शन। तो एन कैप है यहाँ पे वो यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन ऑफ ओपी, इन डायरेक्शन ऑफ डी। ठीक है, जो हमारा इंटरप्लेनर स्पेसिंग है उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, या हम कह सकते हैं प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। तो ये हमारे पास में इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकल के आ गई। ठीक है, अब अपने डिस्कस करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था। देखो
नेक्स्ट टॉपिक इंटरप्लेनर स्पेसिंग हमने डिस्कस कर लिया। अब अपने डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन मास पैरामीटर एंड मास डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में रिलेशन बिटवीन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना है तुम्हें, रिलेशन बिटवीन मास पैरामीटर, मास पैरामीटर नहीं होगा, आई थिंक ये लैटिस पैरामीटर होगा यहाँ पे, लैटिस पैरामीटर, लैटिस पैरामीटर एंड मास डेंसिटी, मास डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है एक डायरेक्ट, इसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास में लैटिस पैरामीटर है। लैटिस पैरामीटर का मतलब जो साइड ऑफ यूनिट सेल, एक पर्टिकुलर साइड की, यदि हम इस क्यूब की बात करें, ये हमारे पास में क्यूबिक सेल है टाइप से, क्यूबिक क्रिस्टल है, और इसकी जो एक पर्टिकुलर साइड है इसे अपने कहेंगे लैटिस पैरामीटर। ठीक है, तो इसका मास डेंसिटी के साथ में क्या रिलेशन है? मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, क्यूबिक की जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है उसके साथ में इसका क्या रिलेशन है? तो डायरेक्ट ये रिलेशन याद रखना, ये हमारे पास में लैटिस पैरामीटर है, ये रिलेशन है हमारे पास में एन एम ए अपॉन एन ए इंटू रो एम की पावर 1/3। ये हमारे पास में रिलेशन होगा। ये रिलेशन तुम्हें डायरेक्ट याद रखना और काफ़ी यूजफुल रिलेशन है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। एन क्या है यहाँ पे? एन है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, या पर यूनिट वॉल्यूम भी कह सकते हो, पर यूनिट सेल भी कह सकते हो। एम ए है यहाँ पे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास किस टाइप का एटम है हमारे पास में उसका एटॉमिक मास। एन ए है यहाँ पे अवोगाद्रो नंबर, ठीक है, और यहाँ पे जो रो एम है वो है डेंसिटी। तो डेंसिटी का रिलेशन है हमारे पास में, मास डेंसिटी इसको कह रहे हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो रो एम का ए के साथ में ये पर्टिकुलर हमारे पास में रिलेशन होगा। ठीक है, बात समझ में आई। और यदि हमें देखो यहाँ पे क्या तुम्हें ध्यान में रखना है, यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, यदि जो एटॉमिक मास है तुम्हें वो, यदि जो एम ए है वो तुम्हें ए एम यू में गिवन होगा, एटॉमिक मास यूनिट में तुम्हें दे लिखना होगा। ठीक है, और यदि हम बात करें यहाँ पे जो एन ए की वैल्यू है, जो अवोगाद्रो नंबर है उसकी वैल्यू क्या होगी? 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। यदि हम बात करें मास को, अब यदि हम ग्राम में लेंगे, एटॉमिक मास यूनिट, हम जो हमारा एटॉमिक मास है उसको यदि हम ग्राम में कंसिडर करेंगे तो एन ए की वैल्यू हमें क्या कंसिडर करनी पड़ेगी? 6.023 इंटू 10⁻23, क्योंकि ग्राम में जो एटॉमिक, जो हमारे पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, नंबर ऑफ एटम होते हैं अवोगाद्रो नंबर में, वो 10⁻23 होंगे ग्राम के लिए। यदि हम केजी में कंसिडर करेंगे मास को, तो एन ए की जो वैल्यू होगी हमारे पास में 6.023 इंटू 10⁻23, 10⁻26 जब हम केजी में कंसीडर करेंगे। इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, बात करें यहाँ पे, यदि हम बात करें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, उसका वॉल्यूम क्या होगा यूनिट सेल का? ये जो यूनिट सेल बनाया है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है हमें पता है ए क्यूब, क्यूबिक है तो ए क्यूब, तो इसका क्यूब कर दो तो वॉल्यूम होगा एन एम ए अपॉन एन ए इंटू रो एम। ये हमारे पास में वॉल्यूम होगा। ठीक है, और यदि हम बात करें नंबर, ये हमारे पास में एटॉमिक, ये हमारे पास में एन है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, तो यदि हम बात करें नंबर डेंसिटी की, एन बाय ए क्यूब, नंबर डेंसिटी की बात करें हम तो क्या आएगा? एन ए इंटू रो एम बाय एम ए। ये होगी हमारे पास में नंबर डेंसिटी, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ हमारे पास में एटम है। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम, ये होगी हमारे पास में नंबर डेंसिटी। तो ये रिलेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और ये सिर्फ क्यूबिक लैटिस के लिए, क्यूबिक क्रिस्टल के लिए ही वैलिड है। क्यों करवा, इसका हमें प्रूफ नहीं करना। ठीक है, ये कैसे आया? ये रिलेशन हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है ये रिलेशन, और ये रिलेशन तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक एग्जाम में डायरेक्ट बनता है। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए डायरेक्ट। इस पे क्वेश्चन भी कर लेंगे अपने, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन इस पे बनते हैं, और डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट डिपेंडेंस भी यहाँ पे पूछ ली जाती है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं अपने प्रॉब्लम। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास में ये है, ए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल विद लैटिस पैरामीटर AC अंडरगोज ए ट्रांजिशन इनटू टेट्रागोनल स्ट्रक्चर विद लैटिस पैरामीटर ये।
ठीक है, एक हमारे पास में सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है जो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, ये जो ए टी है और ये बी टी है इक्वल टू √2 AC, और सी टी है हमारे पास में 2 AC। ठीक है, बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग 101 प्लेन ऑफ द क्यूबिक एंड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। देखो हमारे पास में जो रेशियो निकालना है हमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग का, इंटरप्लेनर स्पेसिंग का जो जनरल फॉर्मूला है हमारे पास में वो ये है h² / a² k² / b² एंड l² / c²। और हमें पता है क्यूबिक के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए जो ए बी सी की जो वैल्यू है वो इक्वल है ए सी हमें गिवन है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं ए सी कॉमन आ जाएगा, तीनों में ए सी ऊपर चला जाएगा, h² + k² + l²। तो ये किसके लिए हमारे पास में डी सिंपल क्यूबिक के लिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में ए सी अपॉन एच के एल की वैल्यू क्या है 101, तो ये आ जाएगा 1/√2। एच की वैल्यू 1 रखेंगे, एल की वैल्यू 1 रखेंगे, के की वैल्यू 0 रखेंगे। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग सिंपल क्यूबिक के लिए हमारे पास में ये आ गई। अब ये कह रहा है उसको टेट्रागोनल में हमने कन्वर्ट कर दिया, और टेट्रागोनल में भी कैसे, ए टी की वैल्यू है √2 AC और बी टी की वैल्यू भी है हमारे पास में √2। टी का मतलब यहाँ पे है टेट्रागोनल से, और सी टी की वैल्यू है ये हमारे पास में 2AC। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो टेट्रागोनल के लिए उसको डी टी से लिख दिया हमने, वो क्या होगी 1/h² अपॉन a²। a² है AT², तो ये आ जाएगा 2AC²। ठीक है, 2AC² लिख देंगे इसको अपने, प्लस k² अपॉन b² है 2AC²। बात समझ में आई, प्लस l² अपॉन ये आ जाएगा हमारे पास में जो सी टी है हमारे पास में 4AC²। तो AC वही ऊपर चला जाएगा, AC अपॉन h की वैल्यू 1 रखेंगे, h की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, k की वैल्यू 0 रखेंगे और l की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/, ये क्या आ जाएगा हमारे पास में देखो AC अपॉन 4 LCM आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे 4 LCM आएगा तो ये क्या आएगा 2 + 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा √3/2, तो ये आ जाएगा AC, यहाँ पे AC/√3, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास में dt होगा। अब ये पूछ रहा है इन दोनों का रेशियो क्या होगा, DSC अपॉन dt का रेशियो क्या होगा हमारे पास में, ये होगा AC/√2 अपॉन 2AC/√, AC से AC कैंसिल हो जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, 2 को अपने क्या लिख सकते हैं देखो √3 अपॉन, तो ये हमारे पास में सी आंसर यहाँ पे सही होगा फर्स्ट। ठीक है, सिंपल क्यूबिक को टेट्रागोनल में कन्वर्ट किया, दोनों इंटरप्लेनर स्पेसिंग का हमने रेशियो कैलकुलेट। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इन क्रिस्टलोग्राफिक नोटेशन द वेक्टर ओपी इन क्यूबिक शेल इन फिगर इज। जो वेक्टर ओपी है, ये जो वेक्टर ओपी हमें क्रिस्टलोग्राफिक नोटेशन में, क्रिस्टलोग्राफिक इसकी नोटेशन क्या होगी वेक्टर ओपी की, मतलब ये डायरेक्शन इंडिसेस की यहाँ पे बात कर, डायरेक्शन इंडिसेस की यहाँ पे ये बात कर रहा है, डायरेक्शन बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो डायरेक्शन इंडिसेस क्या होगी देखो वेक्टर ओपी की, तो ओपी के लिए सबसे पहले ओपी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस पे जो ओपी है वो ये ए डिस्टेंस है, ये भी ए डिस्टेंस है, तो एक्स और वाई एक्सिस पे दोनों पे ए कोऑर्डिनेट होंगे इसके। जेड एक्सिस पे ये देखो ये जस्ट हाफ में है, मिडल में है ये प्लेन, मिडल में, तो ये a/2 होगा हमारे पास में। जेड एक्सिस पे ये a/2 पे जो पॉइंट पी है वो a/2, जेड एक्सिस पे इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो a/2 होंगे। कंप्लीट को ए से डिवाइड कर दो 1 1 1/2, और इसको थोड़ा सा अपने को क्या करना पड़ेगा, जो नीचे वाली टर्म में इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 1। तो ये इसकी डायरेक्शन इंडिसेस होगी 2 2 1। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हमारा ए। तो बेसिकली डायरेक्शन इंडिसेस की बात कर रहा था, इसकी डायरेक्शन इंडिसेस क्या होगी, इस पॉइंट को यदि ये यहाँ शिफ्ट कर देता, मान लो पी पॉइंट ये होता, तो हमारे पास में जो डायरेक्शन इंडिसेस होती वो क्या होती 1 1 1। ठीक है, और इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देता तो डायरेक्शन इंडिसेस क्या होती है हमारे पास में देखो, इस पॉइंट को यदि यहाँ शिफ्ट कर देता तो डायरेक्शन इंडिसेस क्या होती है हमारे पास में, तो ये होती है हमारे पास में देखो एक्स एक्सिस पे तो 0 है, वाई एक्सिस पे क्या होगा ए होगा। ठीक है, और जेड एक्सिस पे क्या होगा हमारे पास में a/2 होगा, तो a से डिवाइड कर दिया हमने कंप्लीट को 0
1 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 0 2 1। ये हमारी डायरेक्शन इंडिसेस होगी इसके लिए, इस पी पॉइंट के लिए। ठीक है, ऐसे तुम कैलकुलेट कर सकते हो। पहले कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करो, फिर उनको थोड़ा सा अरेंज कर दो कोऑर्डिनेट को। ठीक है, पहले लैटिस पैरामीटर से डिवाइड कर दो अलग अलग। यदि अलग अलग लैटिस पैरामीटर अलग अलग डायरेक्शन में, तो अलग अलग लैटिस पैरामीटर से डिवाइड कर दो। क्यूबिक है तो सेम लैटिस पैरामीटर से डिवाइड कर दो। जैसे मान लो लैटिस पैरामीटर कुछ केसेस में तुम्हें अलग अलग दिए हो सकते हैं, इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें सी है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम डिवाइड करोगे। मान लो तुमने ये पॉइंट पी है, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास में एक्स वाई जेड है, ये कोऑर्डिनेट आए हैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, तो लेटिस पैरामीटर कौन से ए बी सी से डिवाइड करोगे, फिर एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तुम जो इसको नीचे वाली सारी टर्म को वो कैंसिल कर दे। ठीक है, तो इस टाइप से अपने इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपने स्टार्ट करेंगे जो भी डिफरेंट टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, सिंपल क्यूबिक के बारे में अपने डिस्कस करेंगे, बीसीसी एफसीसी इनके बारे में डिस्कस करेंगे, एचसीपी के बारे में डिस्कस करेंगे, एनएसीएल डायमंड के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये सब स्ट्रक्चर अपने डिस्कस करेंगे। देखो नेक्स्ट क्लास में अपने सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी ये इंपॉर्टेंट है, एनएसीएल और डायमंड के बारे में अपने डिस्कस करेंगे, जिंक सल्फाइड के बारे में अपने डिस्कस करेंगे, सीजियम क्लोराइड के बारे में अपने डिस्कस करेंगे, एचसीपी के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। ये सभी स्ट्रक्चर अपने डिस्कस करेंगे। एक क्लास में इतनी स्ट्रक्चर हो जाएगी, एक क्लास में 2 क्लास लगेगी, इसमें 2 लेक्चर लगेंगे, 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपने डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, सिंपल क्यूबिक बीसीसी एफसीसी में कितने टाइप की डेंसिटी होती है, स्ट्रक्चर फैक्टर, इन सब के बारे में डिस्कस, फिर अपने रेसिप्रोकल लैटिस पे आएंगे। ठीक है, ये डिटेल में अपने डिस्कस करेंगे ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, जो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, बाकी वीडियो को लाइक करो।